सनातन का गर्भ संस्कार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। आज चर्चा हम इसी पे करेंगे। क्या सनातन का गर्भ संस्कार बदलेगा संसार? संस्कार बहुत जरूरी होते हैं और कहते हैं कि बेहतर समाज की इमारत बेहतर संस्कारों की नींव से तैयार होती है और संस्कारों की समझ आते आते ही आती है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी कोशिशें हो रही हैं जो जरा हटके हैं। मतलब ये कि अब संस्कारों की समझ बच्चों को मां के गर्भ से ही देने का प्रयोग किया जा रहा है। कोशिश ये रहेगी कि गर्भवती महिलाएं गीता रामायण और शिवजी की कहानियां पढ़ें ताकि उनकी कोख में पल रहा जीवन संस्कारों की समझ के साथ दुनिया में आए। तो क्या जन्म से पहले मिलेंगे जीवन के संस्कार? कोख कैसे बनेगी पहली पाठशाला? क्या गर्भ संस्कार से हर शिशु बनेगा अभिमन्यु? इसी पर है हमारी आज की चर्चा। हमारे साथ साइंस और आध्यात्म जगत से जानकार मौजूद रहेंगे। तो महाभारत की पौराणिक कथा के मुताबिक अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सीख ली थी और इसी को ध्यान में रखते हुए अब मध्य प्रदेश की सरकार एक नई पहल करने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में गर्भ संस्कार को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके तहत अस्पतालों में गर्भ संस्कार कक्ष बनाए जाएंगे। साथ ही साथ एक पाठ्यक्रम के तौर पर भी इसको शामिल करने पर विचार हो रहा है। माँ और शिशु का संबंध नए जीवन का आधार होता है। एक ऐसा रिश्ता जो भविष्य का आधार बनता है। दुनिया में आने से 9 महीने पहले इस रिश्ते की कोख में बुनियाद पड़ जाती है, तब जब माँ के गर्भ में एक जीवन धड़कने लगता है। अब इसी धड़कन को गर्भ में अच्छे माहौल, सेहत और जीवन के संस्कार मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में पहल की है और घोषणा की है कि राज्य में गर्भ संस्कार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत बच्चों को मां के गर्भ में ही ऐसे संस्कार दिए जाएंगे जिससे वो एक अच्छा इंसान बन सके। सनातन संस्कृति में गर्भ संस्कार का विशेष महत्व रहा है और इस प्रक्रिया से भावी पीढ़ियों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में गर्भ संस्कार की पढ़ाई करवाई जाएगी और इसके साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भ संस्कार कक्ष भी बनाए जाएंगे। मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि मैं समाज में गर्भ संस्कार के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करूंगा। गर्भ संस्कार की परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी इसे काफी उपयोगी माना जा रहा है। दरअसल गर्भ संस्कार आधुनिक विज्ञान के एपिजेनेटिक्स सिद्धांत से जुड़ा है। गर्भ संस्कार में योग, ध्यान और संगीत के माध्यम से मां का तनाव कम होता है, जिससे भ्रूण में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ता नहीं है और मस्तिष्क का विकास बेहतर तरीके से होता है। गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक बातें, अच्छा संगीत और अच्छी किताबें पढ़ने से गर्भ में पल रहे बच्चे की बौद्धिक क्षमता और व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार की गर्भ संस्कार पहल मदर चाइल्ड केयर की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है, लिहाजा लोग भी इस फैसले को सराह रहे हैं। अभी तक की सबसे अच्छी योजनाएं हैं उन महिलाओं के लिए जो दिन भर तनाव में रहती हैं। क्योंकि ये सरकारी अस्पतालों में ये योजनाएं होंगी, वहाँ ज्यादातर वो महिलाएं जाती हैं। गर्भस्थ अवस्था में ही अगर उनको संस्कार मिलते हैं तो ताउम्र जीवन भर उनके वो काम आते हैं। इसलिए इस उद्देश्य से ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम है। जो मुख्यमंत्री ने अभी जो टॉपिक उठाया बहुत अच्छा है कि गर्भवती महिला पर संस्कार होना जरूरी है। हम भी जब छोटे थे तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हम बोलते थे कि अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छा लिखो, उससे तुम्हारे बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा
संस्कार मिले। अगर हमारा भविष्य में जो आने वाले बच्चे हैं वो शांत होंगे और पॉजिटिव होंगे तो ही हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। गर्भ संस्कार भारतीय धार्मिक आध्यात्मिक संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। इसे 16 संस्कारों में से एक माना गया है। महाभारत की पौराणिक कथा में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब अर्जुन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख ली थी। सनातनी संस्कृति में इसे गर्भ संस्कार कहा गया, यानी गर्भ में ही शिशु को संस्कार देने की प्रक्रिया। गर्भधारण के दौरान मां का खान पान, व्यवहार और वातावरण बच्चे के जीवन को प्रभावित कर सकता है। मां के विचारों, आहार और व्यवहार के माध्यम से उसकी कोख में पल रहे शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास तय करती है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को हमेशा खुश रहना चाहिए और उसके आसपास अच्छा माहौल बनाए रखना चाहिए। वहीं गर्भवती स्त्री के कमरे में ऐसी तस्वीरें लगानी चाहिए जिससे उसके मन में अच्छे विचार आएं और वो खुश रहे। अब गर्भ संस्कार की सनातनी संस्कृति की इस समृद्ध विरासत को आधुनिक हेल्थ केयर का हिस्सा बनाने की तैयारी है। अजन्मे बच्चे को गर्भ में ही जीवन के संस्कार देने की कोशिश है, ताकि गर्भ में शिशु को सेहत, शांति और संस्कृति का आभास हो और माँ बच्चे की ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सनातन का गर्भ संस्कार बदलेगा संसार, इसी पर है आज हमारी चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। महिमा बख्शी जी हैं, मैटरनल कोच हैं, ऑथर भी हैं, वर्दिंग न्यूट्रलिटी। हमारे साथ इस वक्त आचार्य राज मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत एक बार राज जी आपसे करना चाहूंगी। जरा समझाइए, क्योंकि आज की पीढ़ी शायद इससे अनजान हो। ये क्या है अभिमन्यु संस्कार? 16 संस्कारों में से एक इसको माना जाता है। थोड़ा सा बताइए क्या है संस्कार, ये कितना जरूरी है? मुझे लगता है नवजोत जी ये बहुत ही जरूरी है। और जो आज समाज के अंदर हम विकृतियां देख पा रहे हैं, देखिए समाज में कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, मैं सत्य कहता हूं, जब इस समाज में कोई घटना होती है तो मोमबत्ती लेकर के हम सब लोग निकल जाते हैं, आक्रोश हम सभी के अंदर होता है, लेकिन उसका जड़ कौन है? जड़ उसमें हम ही हैं। और वो क्यों इस प्रकार का हो रहा है? क्योंकि हम भारतीय सनातन पद्धति के जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों को शायद भूल चुके हैं। उन 16 संस्कारों में से शायद आज बहुत कम लोग इस विषय को जानते होंगे कि उनमें से करीब करीब 3 संस्कार जो है, 5 संस्कार बच्चे के नामकरण तक हो जाते थे, जिसमें सबसे पहला जो संस्कार है, जिसको शास्त्र में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। और गर्भाधान इतना महत्वपूर्ण संस्कार था जहां से एक नींव पड़ती है कि वो बच्चा कैसा होगा, क्या होगा, उसकी क्या परिस्थिति होगी। उस संस्कार को जान करके, उस संस्कार के हिसाब से, अगर गर्भाधान के बाद सीमंतो संस्कार, सीमंतोनयन है, पुंसावन संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, ये सारे जो संस्कार हैं, ये एक स्वस्थ बच्चे के लिए, स्वस्थ जीव के लिए, स्वस्थ संसार के लिए, स्वस्थ समाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार थे। इसमें होता क्या है? गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत सबसे पहले जब भी कोई नव दंपति माता पिता बनने के इच्छुक हैं, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत खैर जो डिस्कशन आप लोग आज यहां कर रहे हैं, जो अभिमन्यु संस्कार की बात की, वो डिफरेंट है। लेकिन मैं पहले गर्भाधान संस्कार पर आ रहा हूं। मैं तो गर्भाधान संस्कार के अंदर यह होता है कि जब भी कोई माता पिता संतान बनने के इच्छुक हैं, तो सबसे पहले उनके ग्रह इत्यादि की परिस्थिति का आकलन करना चाहिए। उनके समय को पूरी तरीके से देखना चाहिए कि उन दोनों का जो समय है, अकॉर्डिंग टू ज्योतिष, वो ऑस्पिशियस टाइम है, वो बेहतर टाइम है या नहीं है, कि इस टाइम वो लोग एक अच्छे मस्तिष्क की परिस्थिति में हैं या नहीं है। फिर उसके बाद नियम है कि माता पिता बनने से पहले, कि माता पिता बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सीडेंटल बच्चा नहीं होना चाहिए। माता पिता बनने का तात्पर्य है कि आपका जो ब्रेन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस समय आप मंत्र का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम एक स्वस्थ संतान उत्पन्न हो, उसके लिए प्रयास करेंगे।
फिर आप उसके लिए ऑस्पिशियस जो डेट है उस ऑस्पिशियस डेट को सेलेक्ट करते हैं। जैसे एकादशी को बिल्कुल भी गर्भ नहीं होना चाहिए, शास्त्रोक्त नियम है। पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, रिक्ता तिथि और माता पिता का जिस दिन जन्म हो उन नक्षत्रों का त्याग करना चाहिए। ग्रहण इत्यादि का त्याग हो, उसके बाद जो माता पिता बनने की प्रक्रिया है, फिर जब 1 महीने हो जाए गर्भ के बाद, 1 महीने बाद भगवान की आराधना, भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि जो जीव मेरे गर्भ के अंदर आ रहा है या आ रही है, उसके जो पूर्व जन्म कृत्य पाप कर्म है, उस पाप कर्म का या अगर पूर्व जन्म के अंतर्गत कोई प्रभाव उसके ऊपर रहा हो तो उसका इंपैक्ट उसके जीवन पर नहीं पड़े, वो स्वस्थ हो। हमारे द्वारा जो किए गए जाने अनजाने में पाप कर्म हैं, उसका प्रभाव उसके जीवन में ना पड़े। फिर मैं नवजोत जी इसके बाद आगे मैं महिमा जी को इंक्लूड करना चाहूंगी और साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य रामगोपाल दीक्षित भी जुड़ चुके हैं। आयुर्वेदाचार्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। लेकिन महिमा जी आपके पास आते हो, एक तरीके से हम देख रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। 16 संस्कारों में ये एक संस्कार जिसकी चर्चा आज हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉस्पिटल्स में इस तरह के रूम्स बनाए जाएंगे, इसको एक करिकुलम के तौर पर पढ़ाया भी जाएगा। ये कितना जरूरी है? कहीं ना कहीं आध्यात्म और विज्ञान दोनों का मिलन आप यहाँ पर देखती हैं? जी बिल्कुल। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो एंटीनेटल क्लासेस के नाम पे ऐसे सेशंस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराए जाते हैं। पूरी प्रेग्नेंट लेडी को कोच किया जाता है कि वो कैसा सोच रही है, वो क्या खा रही है, उसका फिटनेस रूटीन कैसा चल रहा है, उसके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है वो कितना इमोशनल चल रहा है, उसका खुद का इमोशनल कोशेंट कैसा चल रहा है, अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या प्रेगनेंसी में उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो उसकी वजह से उसके स्ट्रेस हार्मोन्स तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो पूरा एंटीनेटल केयर इन क्लासेस के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किया जाता है। खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस तरह का इनिशिएटिव अगर आएगा तो डेफिनेटली रूरल एरियाज की महिलाओं को भी एक प्रॉपर एंटीनेटल केयर मिलेगा, जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और माँ के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। और जो डिलीवरी है वो डिलीवरी के एक्सपीरियंस के लिए भी, जिसको हम पॉजिटिव बर्थिंग एक्सपीरियंस के नाम से सिखाते हैं, तो माँ की डिलीवरी के लिए भी वो सही रहे ताकि उसको एक नेचुरल डिलीवरी के चांस बढ़े, डिलीवरी के दौरान उसको कोई डिलीवरी ट्रॉमा ना हो, बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो डिलीवरी के टाइम अच्छा रहे, बच्चे को अननेसेसरली कोई NICU केयर की जरूरत ना पड़े, माँ और बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सही रहे। तो इस तरह से हम प्रेगनेंसी के जरिए माँ को और बच्चे को सिखाते हैं कि माँ पॉजिटिव सोचे, बच्चे से बॉन्ड करे, बच्चे के साथ उसका एक कनेक्शन अच्छा हो, उसका खाना पीना अच्छा हो, और फादर का इन्वॉल्वमेंट भी रहे कि ताकि माँ को ये ना लगे वो पूरे जर्नी में अकेली है। हस्बैंड को भी आजकल हम इन्वॉल्व करते हैं और इन क्लासेस में हम कपल क्लासेस कराते हैं कि ताकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बच्चे के आने का स्वागत करें, आने की तैयारी करें और एक साथ इस जर्नी में आगे बढ़े। बिल्कुल, चलिए आपके साथ और सवाल आगे करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी आपको इंक्लूड कर लेती हूँ और आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है चंद्रांशु जी महाराज आपका भी। लेकिन आचार्य दीक्षित, पहले आपके पास आते हुए, कितना जरूरी है ये संस्कार अगर हम देखें, और आज की तारीख में जहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, महिला पुरुष दोनों वर्किंग हैं, और ऐसे में एंजाइटी स्ट्रेस एक कॉमन सी प्रॉब्लम है और बच्चों में भी वो हम लगातार देख रहे हैं हो रही है। ये जो गर्भ संस्कार की बात हो रही है, सनातन के गर्भ संस्कार की जो बात हो रही है, कितना इंपॉर्टेंट है इसको जोड़ना, स्पेशली अगर हम करिकुलम की बात करें या फिर कहें कि जैसा अभी महिमा जी ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो होता है, लेकिन इसको अब सरकारी अस्पतालों में भी इंक्लूड करने की बात हुई है, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भारत में कितनी सारी चीजें डेवलप हुई हैं। हम बीज की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो खेती के लिए हमने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खड़ी करनी कि कैसे हम अच्छी उन्नत पैदावार खड़ी करें। हमने अनेक सारे ऐसे डेवलपमेंट कर लिए, पशु पर डेवलपमेंट कर लिए और बहुत सारी चीजों पर डेवलपमेंट कर लिया। हमने वेराइटीज के अलग अलग फल विकसित करना शुरू कर दिया और ऐसी खेती एक एक चीज पर हम विकसित कर रहे हैं, मतलब बीज पर विकसित कर रहे हैं, बीज पर काम कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने वाला, इन सब पर काम करने वाला इंसान उसके प्रजनन पर, उसकी उन्नति पर, उसकी प्रगति पर, उसके आध्यात्मिक विकास पर, उसके शारीरिक विकास पर, उसके मानसिक विकास पर काम क्यों नहीं होना चाहिए? हो रही चाहिए। यह सरकार की नीति होनी चाहिए और सरकार की नीति
समाज की नीति तो पहले से थी। हमारे यहाँ कभी भी एक्सीडेंटल बेबीज होना इनको अच्छा नहीं मानते। पति पत्नी के अंदर प्रेम, मतलब किसी के अंदर प्रेम की जगह पर काम वासना जागी और गर्भ धारण हो गया तो वो संतान होगी ना, वो विकृत संतान होगी। मैं चिकित्सक हूं, आयुर्वेदाचार्य भी हूं। अर्धनारीश्वर चिकित्सा को मैं जीवन जीता हूं, अर्धनारीश्वर चिकित्सा को। और अर्धनारीश्वर चिकित्सा ये दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों पर काम करती है। और ये जब बात कर रहे हैं हम कि हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर किस प्रकार से उत्तम संतान पैदा की जाए, इसके लिए इंस्टीट्यूशंस की एक बहुत बड़ी वो चीजें डेवलप करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है डीएनए को पढ़ने वाले व्यक्ति को ये पक्का समझ में आएगा कि जरूरी है आज ऐसे इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने की। जब हम पूसा जैसा इंस्टीट्यूट बना सकते हैं कि आलू का पैदावार कैसी हो, तो भैया ये तो इंसान है जो आलू को वैरायटी बदलने वाला है। बिल्कुल। और एंजाइटी और स्ट्रेस की बात करें हम जब तक, तो मैं जानता हूं आज बच्चे भी जितने स्ट्रेस में हैं उसका कारण है गर्भ धारण के समय सावधानी न रखना, जिस प्रकार की प्रक्रिया, यानी उनको आमंत्रित करना। ठीक है, ऐसे में ये संस्कार बहुत जरूरी हो जाते हैं, उसी का जिक्र हो रहा है, क्योंकि आजकल वही सवाल आता है कि स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है महिलाओं में, स्पेशली वो जब प्रेग्नेंट होती हैं, बहुत सारे चेंजेस उनमें आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, वो कहीं बच्चे पर हावी ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है इसका। एक बार चंद्रांशु जी महाराज आपको इंक्लूड कर लेती हूँ, क्यों जरूरी है महाराज जी ये गर्भ संस्कार, बताइए। प्राचीन परंपरा से यह मान्यता रही है, संध्या काले तु संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत आहार मैथुनम निद्रम स्वाध्यायम विशेषता। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने गर्भाधान के लिए भी एक शुभ मुहूर्त का पहले से चयन किया हुआ है कि किस मुहूर्त में गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की जो उत्पत्ति है, उस समय महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी दिति को रोका कि ये गर्भाधान का उचित समय नहीं है, ऐसा घोर तमावेला घोर सत्य निवर्तना, इस समय संध्या समय है और भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ में निकलते हैं और भूत प्रेत साथ में चलते हैं, इसलिए दुष्ट संतति उत्पन्न हो सकती है। परंतु उन्होंने नहीं माना, जिद किया और फिर उस समय महर्षि कश्यप और दिति के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह राक्षस उत्पन्न हो गए, दैत्य कुलाधिपति हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उत्पन्न हो गए। तो हमारे यहाँ पहले से ही 16 संस्कार कहे गए हैं और 16 संस्कारों में भी गर्भाधान संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीज रोपण का समय है। अगर ऊसर भूमि हो, शुभ मुहूर्त न हो, तो भूमि उपजाऊ नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर बीज बेकार चला जाएगा, होगा भी तो अच्छा फल नहीं लगेंगे। इसलिए ये पहले से विधा है, ये परंपरा हमारे ऋषियों मुनियों ने पहले से बनाया हुआ है कि गर्भाधान संस्कार का एक शुभ मुहूर्त दिया, किन कालों में किस समय गर्भाधान उचित रहेगा, किस समय अनुचित रहेगा। और वहीं से फिर प्रारंभ होता है पोषण करने का जीव का। जब गर्भ में होते हैं उसी समय से हम लोग जानते हैं कि आगे चल करके प्रहलाद जी जब गर्भ में मां के होते हैं, तो उस समय उन्होंने देवर्षि नारद के द्वारा ही सारे ब्रह्म ज्ञानों को, जितने भी अच्छी विद्याएं थी, भगवत संबंधी विद्याएं थी, गृहस्थ धर्म का सभी धर्मों को उन्होंने देवर्षि नारद के द्वारा अपनी मां के गर्भ में ही सीखा, गर्भ में ही समझा। और उसके बाद में जब उनको पिताजी ने भेजा गुरुकुल पढ़ने के लिए शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क के पास में, तो उस समय उनको समझ में नहीं आई, क्योंकि देवर्षि नारद ने उनको गर्भ में ही पढ़ा करके रखा था और बहुत उन्होंने सिखाया पढ़ाया, पर प्रहलाद जी कुछ नहीं समझे। और बाद में संडामर्क कहना पड़ा कि मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया है न इसको किसी ने पढ़ाया प्रहलाद को, यह पढ़ाया हुआ है। तो निश्चित तौर पर गर्भाधान संस्कार की बात करें और उसके बाद गर्भ में रहने वाली जो माताएं हैं वह शिष्टाचार संस्कारों का, अच्छे सत्संग को सुनना, अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे मनोवृत्ति को रखना, यह शुरू से, क्योंकि पहली गुरु अगर बच्चे की होती है तो चाहे पढ़ी हो चाहे अनपढ़ हो, माँ ही होती है, तो माँ पर बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार महिमा आपके पास आना चाहूंगी, मॉडर्न मेडिकल साइंस इसे किस तरीके से देखती है? देखिए हमारे सनातन में चीजें पहले से हैं, अब आधुनिक युग में देखा जाए तो इस जिंदगी में भागती दौड़ती जिंदगी, मोबाइल का जमाना, एआई का जमाना, उसमें ये चीजें कहीं ना कहीं हम पीछे मानते हैं, लेकिन फिर भी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो इसको किस तरीके से देखती है? सो देखिए, इसमें हम 3 एस्पेक्ट्स मानते हैं जो हमने फोकस करने हैं। एक है मेंटल एस्पेक्ट मदर का और बच्चे का, फिजिकल एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तीनों एस्पेक्ट्स को हमने बिल्डअप करना है प्रेगनेंसी में अलग अलग टेक्निक्स के जरिए। योगा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि मदर को प्रेगनेंसी योगा ज़रूर करना चाहिए, उसमें उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसको उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी हेल्प करती हैं।
मदर क्या सोचती है। कई बार ऐसा होता है कि एक माँ को प्रेगनेंसी में अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच भी आनी शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो, मुझे कुछ हो गया तो, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पोल्यूशन की वजह से या फिर आजकल के एक्सपोजर की वजह से कई बार बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी होने लग जाती है। तो बहुत सारी मदर्स को एक बहुत फियर रहता है प्रेगनेंसी में, या डिलीवरी को लेके भी मदर्स बहुत सोच सोच के डरने लग जाती हैं। आसपास की स्टोरी सुनती हैं, उसके आसपास लोग क्या बात कर रहे हैं उससे भी बहुत मैटर करता है। तो बहुत जरूरी है कि मदर को हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखें ताकि वो बच्चा अपनी माँ के जरिए वो पॉजिटिव हार्मोन्स ले सके। सिमिलरली ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है। तो प्रेगनेंसी में हम चाहते हैं कि माँ खुश रहे, क्योंकि जब वो खुश होगी तो उसका बच्चा भी खुश होगा और एक हैप्पी बेबी पैदा होगा। तो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है ताकि मदर अपने बच्चे को हैप्पी हार्मोन्स दे सके और खुद भी उस पूरी प्रेगनेंसी जर्नी को स्पेशल बना के एंजॉय कर सके। ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मदर की पूरी सोच, उसका महसूस वो क्या कर रही है, उसको हेल्थ इश्यूज क्या आ रहे हैं, वो जाके आगे बच्चे में भी पास ऑन हो सकते हैं। एक साइंटिफिक एग्जांपल मैं यहाँ पे एक साइंटिफिक एग्जांपल देना चाहूंगी, जेस्टेशनल डायबिटीज। आजकल अगर माँ अपने खाने पीने का, अपने एक्सरसाइज का, अपने स्ट्रेस का ध्यान नहीं रखती है तो उसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने का रिस्क रहता है। अगर माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज है तो इससे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को डिलीवरी के बाद शुरुआत में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जो कि लो शुगर लेवल्स रहते हैं, या फिर बच्चों को आगे चल के भी चाइल्डहुड डायबिटीज होने का रिस्क है। तो हेल्थ इश्यूज में भी एक साइंटिफिक कनेक्शन है कि अगर माँ अपने आप का प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं रखेगी तो उसके बच्चे को भी उससे इम्पैक्ट आ सकता है। बिल्कुल, इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए हमारे साथ इस वक्त अध्यात्म और साइंस दोनों का एक बहुत बड़ा पैनल है। मतलब मॉडर्न तकनीक क्या सोचती है और हमारे संस्कार, हमारी सनातन संस्कृति में क्या लिखा हुआ है गर्भ संस्कारों के बारे में, ये हम आपको बता रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अभी तक की जो बातचीत है उसमें एक बात साफ है कि जो हमारे संस्कृति संस्कार बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको साइंस भी मान रहा है। राज मिश्रा जी, आपके पास आती हूँ। अभिमन्यु की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई, ये हम हर बार सुनते हैं और आप लोग हमेशा सुनाते भी। क्या वाकई गर्भ संस्कार से हर शिशु अभिमन्यु बन सकता है? बच्चे सुनते हैं क्या, और क्या उसको मेमोराइज होता है वो? आप एक चीज ध्यान रखिए, अभी महाराज जी, क्या नाम है, चित्रांशु जी महाराज या क्या नाम है, चंद्रांशु जी महाराज ने जो एक बड़ा सुंदर वो कथा सुना है, भागवत की कथा है, जो भक्त प्रहलाद की कथा है, उनके साथ भी यही हुआ, इसीलिए वो मेमोराइज हुआ। क्योंकि जब हिरण्याकश्यपु तप करने चला गया और उसके बाकी पुत्रों को इंद्र ने मार दिया तो महाराज जो महामुनि नारद हैं वो ले जाते हैं जो कयाधून की पत्नी है, और उस समय वो गर्भ के अंदर ही होते हैं भक्त प्रहलाद, और गर्भ के अंदर ही उनको भागवत और भगवान के चरित्र के बारे में सुनाया जाता है और वो जीवन भर नहीं भूल सके। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, और ये सच्चाई है कि कितना संडा और अम्बरक जो दोनों हिरण्याकश्यपु के यहाँ के पढ़ा करके मर गए, लेकिन वो गर्भ में जो सीख करके आया है बालक, वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। अभिमन्यु के साथ यही तो हुआ था। अभिमन्यु जब अर्जुन सुना रहे थे चक्रव्यूह की रचना को लेकर के, 7 महीने के उस टाइम पर गर्भ के अंतर्गत होते हैं अभिमन्यु, और जब सुना रहे थे वो पूरी की कैसे प्रवेश किया जाता है, युद्ध की जो परिस्थिति है उसका जो वर्णन कर रहे थे, युद्ध विद्या का वर्णन कर रहे थे, उस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कैसे करना है, लड़ना कैसे है, तोड़ना कैसे है, बाहर कैसे निकलना है। और जब उन्होंने वो सारी चर्चा बताई, जिस समय वो चक्रव्यूह तोड़ने की बात कर रहे थे उस समय तो जग रही थी, और जैसे ही उनकी माता, और जैसे उन्होंने बाहर निकलने की बात किया उतने में उनको नींद आ जाती है। अब वो जब बाहर निकलने के समय नींद आई, जब ये हुआ कि आज जयद्रथ अर्जुन को लेकर के दूर चला गया, तो ये हुआ कि अब चक्रव्यूह के अंतर्गत द्रोणाचार्य ने रचना की, उसके अंदर कौन प्रवेश करेगा। अब मन्यु ने कहा मैं प्रवेश तो कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं निकलने के लिए मुझे यहां से मुश्किल होगी, मैं निकल नहीं सकता। मुझे निकलने की जब विद्या की चर्चा हुई थी तो मेरी मां सो गई थी। कितना बड़ा प्रभाव रहा। और निकलने की बात हुई तो मेरी मां सो गई थी। वो उसके अंदर प्रवेश तो कर गए, लेकिन एक दिन का जो वरदान मिला था, जयद्रथ को ही शायद मिला था, तो उसने सबको रोक लिया। चाहे वो भीम को देखा जाए, सबको, उसने युधिष्ठिर को, सबको रोक लिया, और वो चले गए और बाहर नहीं निकल पाए और वहां मारे गए। तो मतलब एक छोटी सी भूल मां की, ये बहुत बड़ा विषय है कि एक छोटी सी भूल जो है वो मां की, उसने एक बच्चे की जिंदगी को खत्म कर दिया। ठीक है, एक सेकंड आचार्य दीक्षित, मैं आपके पास आना चाहूंगी।
इसी से जुड़ा एक सवाल है। देखिए, वो तो हम द्वापर युग की बात करते हैं, आज हम कलयुग में जी रहे हैं। हालांकि ये संस्कार आज की तारीख में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं। लेकिन क्या वाकई बच्चा गर्भ के अंदर सुन सकता है और उसको पैदा होने के बाद वो मेमोराइज कर सकता है? आप तो एआई के जमाने में जी रही हो, और एआई का जमाना क्या क्या कर देता है। आप बोलते हैं अपने मोबाइल से और वो सारा कुछ निकाल के दे देता है। इस एआई के जमाने में हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चे के डेवलपमेंट में पहले दिन की। आप ध्यान रखना, ये जो अन्न है ना, अन्न, अंकुरित अन्न ज्यादा पावरफुल होता है पेड़ की अपेक्षा में। तो जब हम उसकी बात कर रहे हैं, गर्भ धारण के समय की बात कर रहे हैं, तो गर्भ धारण के समय स्थापित कर रहे हैं हम वहां पर। देखिए, भारत के हिसाब से हम देखें तो हमारे जो कोष है ना, ये जैसे शरीर हमारा पंच तत्व से मिलकर बना है, लेकिन हमारे पंच कोश भी हैं, जिसके में अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। ये 5 प्रकार के कोश हैं। अन्नमय कोश मतलब शरीर है, और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सारे कोश क्या है? ये इससे ऊपर हटकर के चीजें हैं। जब हम गर्भाधान की बात करते हैं तो हम आत्मा की बात करते हैं। जब हम गर्भाधान की बात करते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड नहीं, सुपर कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। व्यक्ति जब बड़ा होता है तो शरीर थकता है, लेकिन मन उतना स्ट्रांग होता है। क्यों? मन अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो गर्भाधान मतलब किसी एक फिजिकल एक्सचेंज होना नहीं है। गर्भाधान का मतलब है किसी एक आत्मा का आना। और अगर वो जब आत्मा आ रही है तो उस आत्मा के लिए बहुत जरूरी है उसका पूरा आह्वान और उसका पूरा संस्कार। इसीलिए गर्भाधान संस्कार बहुत आवश्यक और मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। विज्ञान और आध्यात्म दोनों से जुड़े लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सो बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो माँ की मानसिक स्थिति, शिशु की मानसिक स्थिति, दोनों की फिजिकल कंडीशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, एक छोटा सा रिएक्शन महिमा आपसे। ये जिन संस्कारों का जिक्र हम कर रहे हैं, जिन गर्भ संस्कारों की हम बात कर रहे हैं, आज की तारीख में उसको अपने तरीके से आपने भी समझाया है, लेकिन कैसे ये हमारे आध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं उस पर भी चंद्रांशु जी महाराज और राज मिश्रा जी दोनों चर्चा भी कर रहे हैं। योग कितना इंपॉर्टेंट है, आचार्य जी हमारे साथ हैं। लेकिन एक चीज, क्या ये सिर्फ शिशु के लिए फायदेमंद होते हैं या माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंटल फिजिकल दोनों? ये दोनों माँ और बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्री कंसेप्शन क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम प्रेगनेंसी से पहले ही माँ के मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी इमोशनल हेल्थ पे फोकस करते हुए उसकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि ताकि जब वो कंसीव करे तो उसकी बॉडी, उसका माइंड पहले से ही एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ प्रिपरेशन करके आगे बढ़े। सो हम प्रेगनेंसी से पहले से ही शुरुआत करते हैं कि प्री कंसेप्शन फेज से ही हमें कपल्स को काउंसिल करना, माँ की एक्सरसाइज रूटीन, उसका डाइट, उसकी इमोशनल कोशेंट को पूरा बिल्डअप करना हम पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि मदर की हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बारी अगर मदर प्रेगनेंसी में मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरती है या फिर उसको फिजिकली हेल्थ इश्यूज आते हैं तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे भी होता है। और डिलीवरी के बाद भी माँ की रिकवरी अच्छी हो, उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन ना हो, उसको पोस्ट डिलीवरी फैमिली से अच्छा सपोर्ट मिले, हस्बैंड से अच्छा सपोर्ट मिले, उसके लिए भी उसका प्रेगनेंसी हेल्थ बहुत मैटर करता है। बिल्कुल महिमा, मैं लौटती हूं आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने कहा पहले भी काउंसलिंग जरूरी है, बाद में भी। एक बार राज मिश्रा जी आपके पास, जब हम 16 संस्कारों की बात करते हैं, पहला जिस संस्कार की बात कर रहे हैं गर्भ संस्कार, दूसरा संस्कार कहाँ और कब होता है और उसका क्या फायदा है? सीमंतोन्नयन और पुंसवन संस्कार का वर्णन है। जब आज चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि मतलब हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने क्या, मतलब वो क्या रिसर्चर थे और क्या डॉक्टर थे, समझने वाला विषय है। हम बच्चे के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और माता के स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं। 3 महीने बाद दूसरा संस्कार होता है, इस प्रकार का नियम है। फिर 7 महीने बाद मतलब कि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में, फर्स्ट मंथ में गर्भाधान संस्कार, तीसरे महीने में जो है पुंसावन संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार, इस प्रकार के संस्कार का वर्णन है। अब सोचिए, जो संस्कार होता है तीसरे महीने और जिस संस्कार का नियम है 7वें महीने, उस संस्कार में कितना सुंदर वर्णन है। अगर हम थोड़ा अध्ययन करने जाएं तो उसमें नियम है कि जो पत्नी है उसके बाल इत्यादि को पति स्वयं अपने हाथों से बनाए। उस संस्कार में कुछ शास्त्रों में यहां तक वर्णन मिलता है कि उस संस्कार के अंतर्गत पति अपने हाथ से कुछ
फूल का जो गजरा वगैरह है उसको बना करके और जो गर्भवती है उसके बालों में लगाए, उसका ध्यान रखे, उसका हाथ पकड़ करके चले, तो मतलब ताकि उसको ये फील ना हो कि मैं अकेली हूं या मेरी ये परिस्थिति है, ताकि उसकी जो हैप्पीनेस है वो बरकरार रहे। ठीक है, एक बार चंद्रांशु जी आगे बढ़ेंगे। एक बार चंद्रांशु जी महाराज, हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या गर्भ में ही शिशु की पाठशाला बन जाती है? निश्चित तौर पर हमारे यहाँ का जो ऋषि हैं वो केवल माला जप करने वाले, कोई भजन करने वाले ऋषि नहीं हैं, वह सब महान वैज्ञानिक हैं और सब विज्ञान के एक एक तंत्र को जानते हैं। आप जानते हैं, चमन ऋषि की बात कर ले, कायाकल्प करने की बात, अगर विमान शास्त्र की बात करें तो महर्षि भरद्वाज जी हैं। ऐसे हम जब ऋषि मुनियों को देखते हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टारा, उनके पास विज्ञान की भी शक्ति है, आध्यात्मिक की भी शक्ति है। तो संपूर्ण व्यक्ति का विकास कैसे होगा, इस 16 संस्कारों की विधि उन्हीं ऋषि मुनि महात्माओं ने लिखा और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि उदाहरण है क्या? हाँ, उदाहरण ही मैं दे रहा था। ये प्रहलाद की कोई सामान्य नहीं है, उदाहरण ही है। जो अभिमन्यु की बात कर रहे हैं ये उदाहरण ही है, इन्होंने गर्भ में ही सीखा। और आज भी अब ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं जिनकी माताएं, मैं बहुत से हिंदू परिवार को जानता हूं कि जब गर्भवती जो लेडीज हो जाती हैं वो पूरे समय भगवत गीता का पाठ करती हैं, भागवत का पाठ करती हैं, रामचरितमानस का पाठ करती हैं, लगातार सत्संग को सुनती हैं, अच्छे वचनों को सुनती हैं। तो निश्चित तौर पर यह परंपरा है और यह ऋषि मुनियों ने ही ऐसी व्यवस्था बना के रखा है कि जिनको अच्छा सुशील, भगवत भक्त, अच्छे आचरण को करने वाला महान वैज्ञानिक, महान डॉक्टर, ऐसा कोई भी अगर किसी को पुत्र चाहिए तो उसके अनुसार उसको करना चाहिए और उसका परिणाम भी दिखता है। क्योंकि जो प्रहलाद जी का जन्म है वो इसी बात का द्योतक है। जब उनको देवराज इंद्र मारना चाहते थे, उनको लगता था दैत्य का पुत्र है, दैत्य हो जाएगा और असुर कुल नहीं बढ़ने देना है, तो उसी समय देवर्षि नारद आए, उन्होंने कहा कि अभी कयाधु के गर्भ में जो बेटा है प्रहलाद, यह भगवान का महान भक्त है, अगर इसकी हानि करोगे तो इंद्र तुम्हारा ही भगवान नाश कर देंगे, तुम्हारा ही वध कर देंगे, महान भक्त को मत सताओ। और फिर उन्होंने गर्भ में ही सारे शिक्षा दिया, सारे संस्कार दिया, सारे वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों का सारा ज्ञान प्रहलाद जी को देवर्षि नारद ने गर्भ में ही दिया। तो फिर उसके बाद महान भक्त प्रहलाद जी हुए। इतनी निष्ठा भगवान के प्रति कि हिलने डुलने का कृष्ण ग्रहित आत्मा, वह भगवान के चरणों में इतनी प्रीति हो गई कि उनको किसी से भय ही नहीं, चाहे अग्नि से जलाए, चाहे जल में डुबाए, चाहे कितनी भी यातनाएं दे, कोई फर्क नहीं पड़ा और भगवान के प्रति निष्ठा बनी रही। तो ये गर्भ निश्चित तौर पर जो कह रहे हैं कि पाठशाला गर्भ में होती है, निश्चित तौर पर माँ के गर्भ में ही बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। माँ के व्यवहार पर, आहार पर, उसके रहन सहन पर, सब कुछ जैसा वो आचरण करती है उसके आचरण का प्रभाव बच्चे पर पड़ता ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। अब एक बार आचार्य दीक्षित आपको इंक्लूड करूंगी। हम जब माँ और बच्चे की बॉन्डिंग की बात करते हैं या पिता और बच्चे की बॉन्डिंग की बात करते हैं, वो इस दौरान किस तरीके से इंप्रूव होती है इन संस्कारों से? जी, और योग कितनी बड़ी भूमिका इसमें योग की है? जी देखिए, हमारा शरीर 72,000 नाड़ियों से मिलकर बना है और मैं विज्ञान की बात करूं तो जब गर्भाधान होता है उस समय पर 1 लाख जीन्स, 1 लाख प्रोटीन और 23 पेयर्स क्रोमोजोम मिलते हैं, पेयर्स, तब गर्भाधान होता है और उसी से संतान डेवलप होती है। अभी मैं योग की बात कर रहा हूं, मैं अभी योग का मतलब मन की बात कर रहा हूं। अगर मैं जोर से भी गुस्सा करूं किसी के ऊपर, क्या करता है उल्लू के पट्टे बदतमीज, क्या कर रहा है ऐसा, अब आप मेरे बॉडी के सीक्रेशंस को देखिए कैसा होगा। तो मेरा वो जो जीन है जिसको मैं 23 क्रोमोजोम मेरे किसी संतान में ट्रांसफर होने वाले हैं, वो बनने वाले हैं। अब मैं गुस्सा करूंगा तो वो गुस्सा का भाव उसके अंदर जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा तो प्रार्थना का भाव उसके अंदर जाएगा। यानी जितनी भी नकारात्मक सोच है ये सभी नकारात्मक रोग का कारण बनती है और सकारात्मक सोच आरोग्य का कारण बनती है, स्वस्थ मन का कारण बनती है। आज दुनिया को जिस प्रकार की शांति की, जिस प्रकार की हिंसा की, जिस प्रकार जिस प्रकार के सहयोग की जरूरत है, ये जो गड़बड़ हुआ उसमें बहुत बड़ा कारण ये हुआ कि हमने गर्भाधान संस्कार पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसीलिए क्रोध है, इसीलिए अशांति है, इसीलिए भय है। आज छोटा बच्चा भी 0 टॉलरेंस पर करता है, स्कूटी सड़क पर खड़ी करेगा और कोई भी गाली देगा। तो योग क्या कहता है? योग कहता है 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए पहले आपको नाड़ी शोधन करना पड़ेगा। नाड़ी शोधन करने के लिए आपको शांत होना पड़ेगा। शांत होने के लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। थॉट्स जो नकारात्मक जो बेस्ड है उनको रोकना पड़ेगा। अरे बाबा, ये किसी एक घर के निर्माण का विषय नहीं है, एक जनरेशन के निर्माण का विषय है। जब हम जनरेशन के निर्माण के विषय की बात करते हैं तो उस समय पर हम कैसे
भूल सकते हैं कि उसका आह्वान कैसे किया जाए, उसका गर्भाधान। और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, अभी एआई के जमाने में आप कोई मोबाइल लेते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, सारी इंफॉर्मेशन दुनिया उससे कलेक्ट कर लेती है। क्या डाला आपने, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले, ये तो ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले हो, गर्भाधान करने वाले हो, उसके लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। और कमरे का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हो, आपको टीवी चलाना है, एसी चला, मतलब कंप्यूटर चलाना है, लेकिन अब जब गर्भाधान कर रहे हो तब अपनी नाड़ियों को शुद्ध नहीं कर रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, गुस्सा में कर रहे हो, और दान कर दोगे तो कितना आवश्यक है। शरीर में वेदों की बात तो है, उदाहरण हमारे लिए, मैं आज की बात कर रहा हूं। जो लोग शांत हैं, आप देखिए उन लोगों को जो साधु हैं, जो तपस्वी हैं, जो अंदर से साधु हैं, कपड़ा बेशक ना हो लेकिन जिनका मन एकदम शांत है, उनकी संतान को देखिए, और उनकी संतान को देखिए, बालक बिल्कुल आचार्य दीक्षित, मैं लौट आज ही देख लीजिए ना। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि आज एलोपैथी एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं। एक बार महिमा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने शुरुआत में जिक्र किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये सुविधा है, लेकिन अब जो मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है वो सरकारी अस्पतालों में भी इसको लागू करने के, साथ ही साथ इसको एक मेडिकल करिकुलम के तौर पर भी जोड़ने के। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना फायदा इसको होगा, इससे होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, बिकॉज अक्सर देखते हैं कि जब महिला प्रेगनेंसी के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। तो वो लोग अक्सर अपनी ओपीडी में पेशेंट्स मैनेज करने के साथ साथ में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, टेस्ट बताना, सप्लीमेंट्स खाना, ये सारी चीजें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके वो लोग भेज देते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि डॉक्टर्स के पास में इतना टाइम नहीं रहता है फोकस करके गर्भ संस्कार सेशंस करने के लिए या एंटीनेटल क्लासेस कंडक्ट करने के लिए, जिसके लिए अलग से मटर्निटी कोचेस हॉस्पिटल्स में रहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं रहते हैं, अलग से ऐसा कोई वेलनेस डिपार्टमेंट भी नहीं होता है प्रेगनेंसी के लिए, तो इस तरह का करिकुलम इंट्रोड्यूस करने से इस पे फोकस और ज्यादा डॉक्टर्स का बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंडेटरी हो जाएगा कि प्रेगनेंसी में सिर्फ दवाई प्रिस्क्राइब करना ही जरूरी नहीं, बल्कि आपको होलिस्टिक वेलबींग भी मदर का डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे माँ और बच्चे दोनों का फायदा होगा। तो मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के, और आशा करती हूँ कि और भी स्टेट्स में ये एप्लीकेबल हो और धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया सारे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये मैंडेटरी बने। आज की तारीख में स्पेशली अगर देखा जाए तो काउंसलिंग कितनी जरूरी हो गई है। हम इसको आज अभी की भाषा में हम इसको काउंसलिंग कह सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से भी जुड़ा हुआ है। वही संस्कार जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, गर्भ संस्कार। जब एक एक करके उनकी बात होती है, राज मिश्रा जी थोड़ा सा बताते जाइए। 9 महीने का पूरा समय होता है। शुरुआत बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, उसके बाद उसका ब्रेन डेवलप होता है, स्पाइन डेवलप होती है, फिर उसके बाद हार्ट बीट आती है। ऐसे अलग अलग स्टेजेस होती हैं, 9 महीने की अलग अलग स्टेजेस होती है। उसमें अलग अलग संस्कार कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पहला महीना है जब बच्चे का चेहरा जो है वो आकृति लेता है। दूसरा महीना जहां पर दिमाग से रिलेटेड जो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह हैं वो बनने लगते हैं। तीसरा महीना मतलब भावनात्मक संबंध जुड़ने लगता है। तो इसीलिए जो सबसे पहला संस्कार शास्त्र के अंतर्गत कहा गया वो गर्भाधान संस्कार कहा गया। गर्भाधान संस्कार करके हम लोग भगवान की आराधना करके ऑस्पिशियस टाइम इत्यादि देख करके और प्रार्थना किया गया। सेकंड जो संस्कार कहा गया होगा उसको पुंसावन संस्कार कहा गया, जहां पर हम फिर भगवान से प्रार्थना की जाती है, पूजन इत्यादि किया जाता है, जिससे ये कि जो गर्भ में जीव आ रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि उसका जो भी पूर्व जन्म कृत, शास्त्र ये कहता है कि जैसा कि विष्णु पुराण का एक श्लोक है कि जलजा नवलक्षाणी अस्थावरा लक्ष्मींसति रुद्रयम क्रीमेम रुद्र संख्यायाम, इस प्रकार करके मतलब पशुवत जीवन से व्यक्ति मानव जीवन के अंदर प्रवेश करता है। 9 लाख वर्ष तक जल के जो जीव हैं वो हम बनते हैं। जलजा नवलक्षाणी लक्षावरा अस्थावरा लक्ष्मींसति, यानी जो पेड़ पर रहने वाले पक्षी इत्यादि हैं वो 20 लाख बार आदमी बनता है। ऐसे कर करके 84 लाख अलग अलग योनियां प्राप्त करने के बाद हमको मानव योनि प्राप्त होती है, यानी पशुवत योनि से हम मानव योनि में आते हैं। तो जब पुंसावन संस्कार तीसरे महीने में किया जाता है, जहां से मस्तिष्क डेवलप होना शुरू होता है, यहां की जो भी पशुवत विचारधारा इस जीव की रही है जो गर्भ में आ रहा है वो खत्म हो जाए। फिर सीमंतोनयन संस्कार किया जाता है और फिर उसके अंतर्गत निष्क्रमण संस्कार किया जाता है, फिर जात कर्म संस्कार किया जाता है। इस प्रकार जो है जब तक बच्चा 9 महीने तक कम से कम 4 संस्कार जो है
उसको पूर्ण कर लिए जाते हैं। उसके 16 में से चार संस्कार जो है वो जन्म से पहले तक बच्चे के गर्भाधान संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, पुंसावन संस्कार, निष्क्रमण, इस प्रकार 4 संस्कार को पहले पूर्ण कर लेने का नियम है। फिर जात कर्म संस्कार इत्यादि जो है, नामकरण संस्कार इत्यादि जो है वो जन्म के बाद किए जाते हैं। तो प्रत्येक संस्कार का अपना बहुत महत्व है जी। ठीक है, एक बार चंद्रांशु जी महाराज आपके पास आऊंगी। वक्त की कमी, आप सबसे एक एक सवाल लेना है। चंद्रांशु जी महाराज आपके पास आते हुए, अब हम इन संस्कारों की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 9 महीने तक यानी कि डिलीवरी से पहले तक कितने संस्कार पूर्ण हो जाते हैं। इसका माँ के लिए कितना ये संस्कार उपयोगी, हम यहाँ सिर्फ बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन माँ के लिए कितने उपयोगी हैं आज की तारीख में, जब हम ये देखें कि पोस्ट डिलीवरी इश्यूज बहुत ज्यादा महिलाओं को आ रहे हैं। जिसको बुखार है दवाई तो उसको ही खाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये जिन संस्कारों की बात हो रही है सबको अगर कोई पालन करने वाली है, किसी पर कुछ घट रहा है तो माँ ही है। माँ के बिना तो ये सब हो ही नहीं सकते। तो जितनी बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ माँ पर ही डिपेंड करता। मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा कि प्रथम गुरु माँ ही है। माँ के आचार व्यवहार, उसके रहन सहन, उस पर ही सारी चीज डिपेंड होती है। माँ ही चाहे तो अपने अपने उपदेशों के द्वारा उसको समझा बुझा करके बच्चे को कुछ भी बनाने में सक्षम है। माँ मदरसा उदाहरण के रूप में है। उन्होंने 3 बच्चों को पहले भगवत शरणापन्न किया और बाद में जो चौथा बच्चा था उसके लिए पत्र छोड़ दिया, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार स्वपचा त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमुपाच पुत्रम। यह भारतीय सनातन संस्कृत की माताएं इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। माँ मदालसा हो, माँ सुनीति हो, माँ सुनीति के बाद में अगर माँ सुमित्रा हो, इन सब जितनी माताओं की चर्चा होती है, इन माँ ने ही सब कुछ सिखा करके दिखाया। एक बेटे को किस तरह से एक वीर बनाना है, एक भगवत भक्त बनाना है, यह माता ही करती आई है। और सारे संस्कार बच्चों पर कहीं बिल्कुल। मैं लौट के एक बार जल्दी से आचार्य दीक्षित आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी हो जाता है क्योंकि महिला की मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी रहनी चाहिए जब वो बच्चे को पाल रही, केवल गर्भ में नहीं बल्कि उसके बाद भी। ये संस्कार वहां पर कितना ज्यादा फायदा देते हैं? मैं इसका एक उदाहरण दूंगा, क्योंकि आजकल कंपनियों को में एम्प्लॉय हायर करने के लिए इंडक्शन किया जाता है, यानी एक प्रशिक्षण होता है कि ऐसा भी व्यक्ति लाओ, उसका इंडक्शन कराने के बाद वो वैसा काम करता है जैसा हम चाहते हैं। माँ क्या है? धरणी है, माँ धारण करती है, माँ पावर है, माँ शक्ति है। जब उसका प्रशिक्षण ठीक होगा तब ध्यान रखना वो फैक्ट्री, वो कंपनी, वो परिवार, वो संतान, वो समाज सब अच्छा चलेगा। इंडक्शन है ये गर्भधारण के लिए माँ का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं और बोलूंगा, ये केवल एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में नहीं होना चाहिए, एक बड़े लेवल पर आपके जैसे GNT चैनल के माध्यम से आप कितना बड़ा अवेयरनेस का काम कर रहे हो। आपने वो विषय उठाया है, नेगेटिव सब्जेक्ट तो कहीं भी चलते हैं, लेकिन आपने अद्भुत पॉजिटिव विषय उठाया है। सर, गुड न्यूज टुडे का मकसद, बिल्कुल हमारा मकसद यही है कि अच्छी खबर, अच्छी चीजें, वो चीजें जो आपके फायदे की हैं वो आप तक पहुंचे। कोशिश हमारी यही रहती है और इसीलिए आज हमने चर्चा की है गर्भ संस्कारों को लेकर, क्या होते हैं, कितने जरूरी, और आज की साइंस भी इसको मानती है, एलोपैथी एक्सपर्ट्स भी इसको मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।